गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी काव्यखंड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में पढ़ेंगे। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रगतिवाद के बाद जो प्रयोगवाद का आरंभ हुआ वो इन्हीं की पत्रिका तार सप्तक से माना जाता है और तार सप्तक का संपादन इन्होंने ही किया। तार सप्तक के माध्यम से अनेक अलग अलग विचारधारा वाले कवियों को उस पत्रिका में स्थान देकर इन्होंने एक नई परंपरा का आरंभ किया। तो आइए यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के द्वारा यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है जीवन परिचय 5 अंक का, तो हम अज्ञेय जी का जीवन परिचय इस वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा। जैसा कि आपको पहले कई सारे वीडियो में बताया जा चुका है कि किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले हम उसके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को सूक्ष्म में बताते हैं, सूक्ष्म में अवलोकन करते हैं उनका, जिसे सूक्ष्मावलोकन का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम अज्ञेय जी का सूक्ष्मावलोकन लिखेंगे। नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम था। जीवन अवधि सन 1911 से मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। नाम, फिर पिता का नाम श्री हीरानंद शास्त्री। जन्म इनका 1911 पंजाब के करतारपुर गांव में, जन्म और जन्म स्थान दोनों दिए हैं। शिक्षा, पहले इन्होंने बीएससी किया और उसके बाद एमए में दाखिला लिया। फिर एमए में दाखिला लेने के बाद ये अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध जो मुहिम चलाई जा रही थी उसमें शामिल हो गए, जिस कारण इनका एमए पूरा नहीं हो सका। युग प्रयोगवादी कवि हैं ये, प्रयोगवाद में इनका नाम आता है और प्रयोगवाद का आरंभ भी इन्होंने ही किया। प्रमुख रचनाएं गद्य और काव्य दोनों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। हम सूक्ष्मावलोकन में केवल 2 या 3 रचनाएं ही लिखते हैं। आंगन के पारद्वार, कितनी नामों में कितनी बार आदि हैं, तो बहुत सारी रचनाएं, यहाँ पर 2 बता दी गई हैं। संपादन, यहाँ पर एक और आप लिख लीजिए, पुरस्कार। पुरस्कार इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। संपादन, तार सप्तक के 4 भागों का इन्होंने संपादन किया और दिनमान पत्रिका का भी संपादन किया। काव्यगत विशेषताएं, बौद्धिकता, इनकी रचनाओं में बौद्धिकता, बुद्धिवाद की प्रधानता है। व्यक्तिवादिता, ये समूह में ना बल्कि एक व्यक्ति विशेष, व्यक्ति मानव के बारे में, उसकी जो मानव की व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके बारे में ये लिखते हैं। जिजीविषा, जीने की इच्छा, इनकी कविताओं के माध्यम से मानव में जो जिजीविषा है, जो जीने की इच्छा है, उसका भी वर्णन मिलता है। कलापक्ष, कलापक्ष में जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, इसके बारे में हम बताते हैं कलापक्ष में। तो प्रयोगवाद में बल्कि छायावाद से ही छंद मुक्त रचनाएं आरंभ हो गई थी। प्रयोगवाद आते आते पूरी तरह से छंदों के बंधन से मुक्ति मिल चुकी थी कविता को। कविता छंदों में बंधकर नहीं लिखी जाती थी, कविता भाव प्रधान हो गई थी। मानवीकरण आदि अलंकार, नए नए अलंकारों का, नए नए उपमानों का प्रयोग हुआ इस युग में। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता भी थी कि नए उपमानों का प्रयोग, और वो इन्होंने भी अपनी रचनाओं में किया। संस्कृत निष्ठ शब्दावली, भले छंदमुक्त रचना लिख रहे थे फिर भी कुछ छंदों में इनकी विशेष रुचि थी, तो किसी किसी रचना में इन्होंने उस छंद का प्रयोग भी किया है जो संस्कृत के छंद थे, जैसे मंदाक्रांता, शार्दूल, हरिगीतिका आदि छंद इन्होंने अपनाए। आपको जितना परीक्षा के लिए उपयोगी है उतना यहाँ पर दिया जा रहा है, इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, निश्चित आपको पूरे अंक मिलेंगे। मृत्यु 4 अप्रैल 1987,
साहित्य में स्थान इनका, ये कवि भी थे, कथाकार, कहानियाँ भी लिखी इन्होंने, निबंधकार बहुत अच्छे थे, पत्रकार भी थे, छायाकार मतलब जिसको हम फोटोग्राफर बोलते हैं, इन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, आदि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। अब जीवन परिचय विस्तार से हम पढ़ेंगे इनका। अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में करतारपुर जालंधर में हुआ था। इनके पिता हीरानंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। ये वत्स गोत्र के और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, इसीलिए इन्होंने वात्स्यायन, वत्स गोत्र के कारण इन्होंने अपने नाम में वात्स्यायन जोड़ लिया था। पिता का नाम था हीरानंद और इनका नाम था सच्चिदानंद, तो इन्होंने पूरा नाम जोड़कर अपना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रख लिया और अज्ञेय इनको उपनाम दिया गया था। संकीर्ण जातिवाद, संकीर्ण मतलब जो छोटी सोच वाली, जातिवाद से उठकर वत्स गोत्र के नाम से ये वात्स्यायन कहलाए। अज्ञेय जी का शैशव मतलब बचपन अपने पिता के साथ वन और पर्वतों में बिखरे पुरातत्व अवशेषों के मध्य व्यतीत हुआ। माता और भाइयों से अलग एकांत में रहने के कारण इनका जीवन और व्यक्तित्व कुछ विशेष प्रकार का बन गया। जो बच्चे इस प्रकार से माता से, अपने छोटे बड़े भाई बहनों से अलग रहते हैं, तो उनके अंदर जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो कुछ जल्दी आ जाती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुराने ढंग से अष्टाध्यायी रटकर संस्कृत में हुई। इसके बाद इन्होंने फ़ारसी अंग्रेजी सीखी। इसकी आगे की शिक्षा मद्रास से और लाहौर में हुई। 1929 में बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद ये अंग्रेजी में एमए, देखिए बहुत सारे हिंदी के साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने एमए अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी में जिनकी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ थी, परंतु उन्होंने अपनी जो लेखन भाषा है, लेखन शैली है, वो उन्होंने हिंदी में अपनाई। ये एमए के अंतिम वर्ष में थे तो क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। 4 वर्ष जेल में, 1 वर्ष घर में ही नज़रबंद रहकर व्यतीत करना पड़ा, इसलिए इनकी पढ़ाई वहीं से बंद हो गई। इन्होंने मेरठ के किसान आंदोलन में भी भाग लिया। 3 वर्ष तक सेना में भर्ती होकर असम बर्मा सीमा पर जहां युद्ध और वहां युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब के पश्चिमोत्तर सीमांत पर सैनिक रूप में सेवा की। एक ये सैनिक भी रहे, सैनिक पत्रिका भी इन्होंने एक संपादित की थी, सैनिक और दिनमान। सन 1955 में यूनेस्को की वृत्ति पर आप यूरोप गए। वृत्ति अर्थात खर्चे पर, यूनेस्को के खर्चे पर ये यूरोप गए। 1957 में जापान और पूर्व एशिया का भ्रमण किया। कुछ समय तक ये अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्राध्यापक रहे तथा जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य और भाषा अनुशीलन विभाग में निदेशक पद पर भी कार्य किया। ये दिनमान और नया प्रतीक पत्रों के संपादक भी रहे। इसके बाद हम इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। अज्ञेय जी ने साहित्य के गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने जितने अच्छे ये कवि थे उतने अच्छे लेखक भी थे। कविता संग्रह इनकी कौन कौन सी हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरियो करुणा प्रभामय आदि। अंग्रेजी काव्य, जो अंग्रेजी कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने। प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। निबंध इनका सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, लिख कागद कोरे आदि। आलोचना भी लिखी। आलोचना ग्रंथ इनका एक आधुनिक परिदृश्य त्रिशंकु। उपन्यास शेखर एक जीवनी, 2 भागों में लिखा इसको, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि। कहानी संग्रह इनकी हैं विपथगाह, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमरवल्लरी आदि। ये सारी रचनाएं इसलिए आपको 1-2 भी दी जा सकती थी, पर आपके हिंदी साहित्य का इतिहास में जो लेखक कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, विशेषकर उनकी आपको अधिकाधिक रचनाएं याद होनी चाहिए। कहीं से भी कोई भी प्रश्न इतिहास के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं आपको बता दी गई हैं। यात्रा साहित्य, अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इनकी विधाएं भी सबकी दी गई हैं, तो आप इनकी विधा सहित इन रचनाओं को याद करिए। साहित्य में भी आपको जो इतिहास के प्रश्न आएंगे उसमें भी लाभ मिलेगा। इसके बाद हम काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष और कलापक्ष दोनों को देखते हैं अलग अलग।
काव्यगत विशेषताओं में भाव पक्ष है सबसे पहले मानवतावादी दृष्टिकोण। आप परीक्षा में केवल मुख्य इसमें से लिख सकते हैं, पर समझने के लिए यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत सारा यहाँ कंटेंट हो सकता है, ये बहुत सारे आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, इतना समय नहीं होगा लिखने का, तो पूरा मत लिखिए आप। जैसे यहाँ पर है तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण, केवल इतना लिख देंगे तो इससे पूरी बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी। पर आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि मानवतावादी दृष्टिकोण कहाँ पर है, कैसे है, क्या है यहाँ। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इन्होंने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संवेदमयी अभिव्यंजना द्वारा भावनाओं के नूतन एवं अनछुए रूप को प्रकट किया। मतलब अपनी जो एक इनकी मजबूत कल्पना शक्ति थी उसके द्वारा, और जो इन व्यापक जीवन में जो इनका खुद का जीवन था उसमें जो अनुभव किए, जो अनुभूतियाँ हुई, जो स्वयं के अनुभव थे, उसकी सहज लेकिन संवेदमयी, मतलब बहुत ही सिंपली, बहुत ही साधारण रूप से पर संवेदमयी, बहुत सारी भावों को समेटे हुई अभिव्यंजना, भावनाओं के नूतन और अनछुए, ऐसे नए, नूतन का अर्थ है नए, और जो साधारण मानव जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ऐसे रूपों को प्रकट किया। ये इनका मानवतावादी दृष्टिकोण था। अगला है व्यक्ति की निजता को महत्व। हेडिंग आपको केवल लिख लेनी है, ये इतना है, व्यक्ति की निजता को महत्व। क्या लिखेंगे सबसे पहले, मानवतावादी दृष्टिकोण, कॉमा, व्यक्ति की निजता को महत्व। अज्ञे ने समष्टि को महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्ति की निजता या महत्ता को अखंडित बनाए रखा। उन्होंने कहा कि समष्टि, सब कुछ समाया हुआ है मानव में, व्यक्ति की जो निजता है, जो व्यक्तिगत उसके हैं अपने सुख दुख, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, अखंडित बनाए रखा। व्यक्ति के मन की गरिमा को इन्होंने फिर से स्थापित किया। ये निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे। अगला है तीसरा, रहस्यानुभूति। अज्ञेय ने संसार की सभी वस्तुओं को ईश्वर की देन माना है तथा कवि ने प्रकृति की विराट सत्ता के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित किया है। इस प्रकार अज्ञेय की रचनाओं में रहस्यवादी अनुभूति की प्रधानता मिलती है। 3 पॉइंट आपको मिले, मानवतावादी दृष्टिकोण, दूसरा व्यक्ति की निजता को महत्व, तीसरा रहस्यानुभूति, और चौथा है प्रकृति चित्रण। अज्ञेय की रचनाओं में प्रकृति के विविध चित्र मिलते हैं। उनके काव्य में प्रकृति कभी आलम्बन बनकर, यहाँ पर आलम्बन कर लीजिए, बनकर चित्रित होती है, तो कभी उद्दीपन बनकर। अज्ञेय ने प्रकृति का मानवीकरण करके उसे प्राणी की भांति अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रकृति मनुष्य की ही तरह व्यवहार करती हुई दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। कला पक्ष, नवीन काव्यधारा का, इन्हें नई कविता का कवि भी कहा जाता है, तो नवीन काव्यधारा का प्रवर्तक इन्होंने मानवीय एवं प्राकृतिक जगत के स्पंदनों की बोलचाल की भाषा तथा वार्तालाप एवं स्वगत शैली होता है अपने आप से कहना। इन्होंने लिखा भी है कि मैं शैली अपनाई। इन्होंने परंपरागत अलंकारिकता एवं लाक्षणिकता के आतंक से काव्यशिल्प को मुक्त कर नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। आतंक शब्द इसलिए यहाँ पर दिया गया कि जो एक नया कवि कोई लिखने बैठता है तो उसके मन में आता है, अरे हम इतने बड़े बड़े छंदों में रचना कैसे करें, अगर हमें सोरठा ही लिखना है तो सोरठा में मात्राएं निश्चित होती हैं, उतनी मात्राएं आनी चाहिए उस काव्य पंक्ति में, और नया कवि जो है वो हो सकता है नहीं, तो उसके मन में एक डर सा बना रहता है, वो रचना नहीं कर पाता सही से, तो उससे मुक्ति दिलाई कविता को इन्होंने। भाषा, इनके काव्य में भाषा के 3 स्तर मिलते हैं। सबसे पहले तो संस्कृत की जो परिनिष्ठित शब्दावली है, फिर ग्राम्य और देशज शब्दों का प्रयोग, बोलचाल एवं व्यावहारिक भाषा, 3 अलग अलग रूप दिखाई देते हैं भाषा के। शैली, इनके काव्य में विभिन्न शैलियाँ, जैसे छायावाद की लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवाद सपाट शैली, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, बिंबात्मक शैली आदि मिलती है। प्रतीक एवं बिंब, अज्ञेय जी के काव्य में प्रतीक एवं बिंब योजना दर्शनीय है। इन्होंने राजीव हृदयहारी बिंब प्रस्तुत किए
तथा सार्थक प्रतीकों का प्रयोग किया। अलंकार एवं छंद, इनके काव्य में उपमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलंकार है। साथ साथ रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। इन्होंने मुक्त छंदों का खुलकर प्रयोग किया है। इसके अलावा गीतिका, बरवे, हरिगीतिका, मालिनी, शिखरणी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। अज्ञेय जी की सतत प्रयोगशील प्रतिभा किसी एक बंधी बंधाई लेख पर न चलने वाली थी। फलतः इन्होंने काव्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों में नए नए प्रयोग करके हिंदी कविता के भाव क्षेत्र का विस्तार किया तथा अभिव्यक्ति को नूतन व्यंजकता प्रदान की। अतः इनके विषय में ये निसंकोच कहा जा सकता है कि हिंदी कविता का इन्होंने नव संस्कार किया। ये प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक तथा आधुनिक हिंदी कवियों में उच्च स्थान के अधिकारी हैं। तो ये था अज्ञेय जी का जीवन परिचय, जिसे आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना भी है और बहुत अच्छी तरह बार बार इस वीडियो को सुनकर याद भी करना है। और वीडियो अगर अच्छा आए, पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा। और कोई भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो इनसे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।